हेलो एवरीवन, वेलकम टू WS क्यूब टेक। माय नेम इज आयुषी जैन एंड गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 10 वेरी इंपॉर्टेंट एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि आपके प्रैक्टिकल केस सिनेरियोज के अंदर पूछे जा सकते हैं। गाइस, एसक्यूएल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल्स एंड 90% से भी ज़्यादा जॉब्स के अंदर एसक्यूएल की डिमांड होती है। अब ऐसे में जब आपका इंटरव्यू होता है तो दो टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। वन इज योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, द अदर वन इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप फाइन कि आप उनको पढ़ सकते हो, नोट्स पढ़ सकते हो, काफ़ी सारी नोट्स पीडीएफ्स अवेलेबल होती हैं ऑनलाइन। पर जब आती है बारी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, तो उसके अंदर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स एंड लॉजिक्स का यूज़ करना होता है एंड किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर 10 वो क्वेश्चंस पिक किए हैं जो कि काफ़ी ऑफन इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं एंड अगर वो नहीं भी तो उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जरूर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। Now before we start the video, अगर आपको SQL एक्साइट करता है एंड यू वांट टू डीप डाइव इनटू द जर्नी ऑफ SQL एंड नॉट जस्ट SQL, अगर आप एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं एंड WS क्यूब टेक के साथ सीखना चाहते हैं एक्सेल, पावर बीआई, टैबल्यू, SQL, पाइथन, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कॉन्सेप्ट्स टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, देन WS क्यूब टेक इज ब्रिंगिंग दियर प्रीमियम डेटा एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिसमें कवर होंगे 6 प्रोजेक्ट्स एंड होगा एक मेगा कैपस्टोन चैलेंज भी। दिस कोहॉर्ट विल बी मेंटर्ड बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड मी माई सेल्फ। तो अगर आप भी इस कोहॉर्ट का पार्ट बनना चाहते हैं एंड सीखना चाहते हैं डेटा एनालिटिक्स विद WS क्यूब, जहां पे WS क्यूब विल टेक केयर ऑफ योर प्लेसमेंट एज वेल, देन द लिंक ऑफ द कोहॉर्ट इज प्रोवाइडेड इन आवर डिस्क्रिप्शन। अप्लाई नाउ। So now let's get started with the question, guys. यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है that if a table 1 contains 3 rows of one number and table 2 contains 2 rows of one number, how many rows you'll get in the result of a left join? Okay, I missed a little word of a left join. So this is our first question. ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से मैं आपको समझा देती हूँ कि क्वेश्चन का पूछने का इतना सा मतलब है कि अगर आपके पास एक टेबल 1 है, ओके, एंड आपके पास एक टेबल 2 है। टेबल 1 में आपके पास 3 रो है जिसके अंदर 1 लिखा हुआ है और टेबल 2 के अंदर आपके पास 2 रो है जिसके अंदर 1 लिखा हुआ है। अगर आप इन दोनों को एक ही जगह पे लेके आते हैं और लेफ्ट जॉइन को अप्लाई करते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट जॉइन अगर आप लगाते हैं, तो उस केस में हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आपको मिलेगी। लेफ्ट जॉइन लगाने पे, इन दोनों के बीच में लेफ्ट जॉइन लगाने पे हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आपको रिटर्न होंगी, ये हमें यहाँ पे निकालना है। अब इसके लिए हमें एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी कि जब हम लेफ्ट जॉइन लगाते हैं तो कॉमन कॉलम चाहिए दोनों के बीच में। कॉमन कॉलम हमारे पास यहाँ पे 1 है, बट अब 1 अगर इसके साथ आएगा और 1 इसके साथ भी आएगा तो इस तरह से हमारे पास कितनी रोज निकल के आएंगी? क्या हमारे पास सिर्फ 3 ही रोज आएंगी लेफ्ट जॉइन करके? क्योंकि लेफ्ट जॉइन का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपके पास 2 टेबल है तो लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा और राइट से मैचिंग डेटा आपके पास लेफ्ट जॉइन के केस के अंदर आता है इन द फॉर्मेट ऑफ वेन डायग्राम। मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि ये हमें लेफ्ट जॉइन का कॉन्सेप्ट पता है। अब ऐसे में क्या हमारे पास 3 रोज निकल के आएंगी, या यहाँ पे 2 रोज का हमारे पास मैच है तो क्या 2 रोज निकल के आएंगी, या फिर कुछ और ज़्यादा नंबर ऑफ रोज निकल के आएंगी? तो उसके लिए लेट्स गो टू माई SQL ओवर हियर एंड उसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक टेबल भी बनी हुई है। सो लेट्स कॉल दिस टेबल, जहाँ पे मैंने नंबर DB के अंदर 2 टेबल्स बना रखी है, जहाँ पे मैं अगर सिलेक्ट करती हूँ एवरीथिंग फ्रॉम टेबल 1, नंबर DB को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको रन कराते हैं। तो टेबल 1 में हमारे पास ID है 1 2 3 एंड नंबर है 111। ओके, सिमिलरली हम यहाँ पे सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल 2 कर लेते हैं, जहाँ पे हमारे पास 11 नंबर है। ठीक है, अब अगर हम इनको यहाँ पे कॉल करना चाहते हैं तो कॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपली लिखेंगे सिलेक्ट T1 डॉट नंबर कॉमा T2 डॉट नंबर। इनको नाम दे देते हैं एज नंबर 1 एंड इस वाले को हम नाम दे देते हैं एज नंबर 2। फ्रॉम टेबल 1 एज T1, लेफ्ट जॉइन टेबल 2 एज T2। यही हमारे पास सिंटेक्स होता है सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल, जहाँ पे सिलेक्ट में कॉलम्स हमने दे दिए कि T1 डॉट नंबर एज N1 एंड T2 डॉट नंबर एज N2। ओके, फ्रॉम टेबल 1 एज T1, लेफ्ट जॉइन टेबल 2 एज T2। दोनों के अंदर कॉमन क्या है? नंबर दोनों के अंदर कॉमन है। ठीक है, ID कॉमन नहीं है, नंबर कॉमन है। ऑन T1
डॉट नंबर इज इक्वल टू T2 डॉट नंबर। एंड इसको अगर मैं यहाँ पे रन करती हूँ, आप लोग नोटिस करेंगे हमारे पास यहाँ पे 6 रोज ऑफ नंबर निकल के आएंगी। अब 6 रोज ऑफ नंबर क्यों निकल के आए हैं हमारे पास, इनको भी हम लोग देख लेते हैं कि इनके साथ साथ मैं यहाँ पे T1 की आईडी, दैट T1 डॉट आईडी कॉमा T2 डॉट आईडी को भी कॉल कर लेती हूँ। इसको अब हम रन कराएंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा रीजन कि हमारे पास क्या हुआ है, 1 2 एंड 3, 2 1 2 1 एंड 2 1 का यहाँ पे कॉन्सेप्ट चला है। किस तरह से, उसको भी वापस से ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ कि 6 रोज हमारे पास यहाँ पे क्यों निकल के आई है। सी, हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आईडी है 1 2 एंड 3, ठीक है। अभी मैं यहाँ से ये पार्ट इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे आईडी है 1 एंड 2। होता क्या है, जब हम लेफ्ट जॉइन की बात करते हैं हम बोलते हैं कि दिस डेटा कैन मैच विद एनी डेटा ओवर हियर, जो कि मैच कर रहा होगा और वो रोज रिटर्न होके आएंगे। तो 1 के साथ ये वाला 1 भी मैच हो रहा है, यानी कि 1 आईडी, ओके, आईडी ऑफ टेबल 1, ठीक है, एंड आईडी ऑफ टेबल 2, यहाँ पे नंबर 1 एंड नंबर 2, ये 4 चीजें मैं लिख रही हूँ। तो आईडी ऑफ टेबल 1 इज 1 एंड आईडी यहाँ पे भी 1 है, जिसपे हमारा दोनों पे नंबर 1 है, ठीक है। आईडी ऑफ नंबर 1, अब ये 2 से भी मैच होगी क्योंकि हम लोग ज्वाइन किसके बेसिस पे लगा रहे हैं, नंबर के बेसिस पे। सो ये 2 से भी मैच हुई, ठीक है। एंड यहाँ पे 1 और 1 दोबारा निकल के आया। फिर सेकंड पे गए, सेकंड के अंदर सेकंड 1 के साथ भी आएगा और सेकंड 2 के साथ भी आएगा, दोनों में हमारे पास यहाँ पे 1 और 1 आउटपुट आएंगे। 3 पे गए, 3 1 के साथ भी आएगा और 3 2 के साथ भी आएगा, दोनों में 1 एंड 1 हमारा आउटपुट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो हमारी मैचिंग हो रही है, मैचिंग किसके बेसिस पे हो रही है, कॉमन कॉलम क्या है 1, 1 को इधर इसका मैच ये भी मिल रहा है, 1 को इधर इसका मैच ये भी मिल रहा है। तो ये वैल्यू दोनों वैल्यूज के साथ हमारे पास आएंगी एंड दैट्स हाउ विल बी गेटिंग 6 रोज ओवर हियर, दैट्स हाउ विल बी गेटिंग 6 रोज ओवर हियर। एंड ऐसे क्वेश्चंस में कुछ इस तरह से हमें आउटपुट देना है कि वेदर इट इज लेफ्ट जॉइन, ठीक है, ये लेफ्ट जॉइन होता है या फिर राइट जॉइन भी होता है। राइट जॉइन की केस में भी हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 6 ही होती, कि अगर हम यहाँ पे राइट जॉइन भी लगाते हैं तो भी हमारे पास यहाँ पे आउटपुट 6 ही आएगा। बट इस बार कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से कि यहाँ पे जो 1 और 2 है ये थोड़ा इनके साथ मैच होते हुए आ रहे हैं। किस तरह से, 1 2 3 एंड 1 2 3, पहले यहाँ पे था 1 1 2 2 3 3, अब यहाँ पे है 1 पहले 1 2 3 के साथ आएगा, 2 1 2 3 के साथ आएगा। तो इस तरह से हम लेफ्ट जॉइन बोले या राइट जॉइन बोले, दोनों में हमारे पास कॉमन डेटा आएगा। और इवन अगर हम इनर जॉइन बोलते हैं, यानी कि कॉमन डेटा, कॉमन भी क्या कर रहा है, मैचिंग निकाल के दे रहा है हमें, इसके अंदर भी हमारे पास 6 ही नंबर ऑफ रोज निकल के आएंगे। तो अगर आपके पास कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है इन द इंटरव्यू, क्योंकि काफी ज्यादा वो लोग आपका लॉजिक टेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि काफी लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज जाते हैं कि जहाँ पे हमारे पास T1 डॉट नंबर है एंड T2 डॉट नंबर है, तो उस केस में ये दोनों एक दूसरे से मैच होंगे और इटरेशन होते हुए टेबल 1 की सारी वैल्यू, टेबल 2 की सारी वैल्यूज जहां जहां पे 1 लिखा हुआ है आएगी। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज यहाँ पे क्या हो जाएंगी, 3 times 2 दैट इज 6। आई होप ये वाला पार्ट इज यहाँ पे क्लियर। दिस इज आवर क्वेश्चन 1। लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस आवर क्वेश्चन 2 इन एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास यहाँ पर है, दैट इज टॉप 3 एम्प्लॉइज ऑफ ईच डिपार्टमेंट। गाइस ये क्वेश्चन काफी ऑफन पूछा जाता है कि टॉप 3 एम्प्लॉइज ऑफ ईच डिपार्टमेंट या फिर टॉप 3 प्रोडक्ट्स ऑफ ईच कैटेगरी। तो ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं तो बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर विंडो फंक्शन ओवर हियर, कि हमें विंडो फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे लगाने आते हो। इसके लिए मेरे पास ऑलरेडी एक डेटाबेस है जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, सो दैट हम इसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर पाएं। सो कंपनी डीबी करके मेरे पास यहाँ पे एक डेटाबेस है। इसमें अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ, पहले से चूज कर लेते हैं, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक डेटाबेस है जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है, वो किस डिपार्टमेंट में है और किस सैलरी पे है वो बंदा। सो 3 डिपार्टमेंट यहाँ पर है, HR, IT एंड फाइनेंस। इसमें से हमें टॉप 3 एम्प्लॉयज निकालने हैं बेस्ड ऑन दियर सैलरीज, ठीक है। कई केसेस में ऐसा भी बोला जा सकता है आपको कि टॉप 3 एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन दियर यूनिक सैलरीज, ठीक है। तो उस केस में हो सकता है किसी किसी डिपार्टमेंट से 4 एम्प्लॉयज भी निकल के आ जाए, क्योंकि वो सेम सैलरीज पे हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे अपडेट कर देती हूँ वैल्यू, कि जैसे सपोज IT डिपार्टमेंट में हम यहाँ पे भी ग्रेस की सैलरी भी 75,000 कर देते हैं। सो लेट्स डू इट क्विकली, दैट आई इंसर्ट और अपडेट वैल्यू, एक्चुअली अपडेट
टेबल का नाम है एम्प्लॉइज, सेट सैलरी इज इक्वल्स टू 75,000 वेयर एम्प्लॉय ID is equal to 7. Okay, let's run this and let's call this once again. तो we will notice कि यहाँ पे इसकी भी सैलरी हमारे पास 75,000 आ रही है. तो IT केस में हमारे पास टॉप 3 एम्प्लॉइज में कौन आने चाहिए? टॉप 3 एम्प्लॉइज में ये तीनों ये चारों हमारे पास आनी चाहिए. बिकॉज यहाँ पे ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपके पास यूनिक सैलरी के बेसिस पे आप टॉप 3 निकाल के दे रहे हो, क्योंकि जो दो जने यहाँ पे सेम वैल्यू पे हैं, इवन दे आर ऑन टॉप 2 ओवर हियर, है ना. थर्ड पर्सन इज थर्ड कैटेगरी यहाँ पे, ठीक है. तो अब ऐसे केसेस में हमें अगर टॉप 3 एम्प्लॉइज निकाल के देने हैं तो व्हाट कुड बी द करेक्ट अप्रोच ओवर हियर, उसको समझते हैं. सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, टॉप 3 लेके आने हैं तो यहाँ पे रैंक हमें देना पड़ेगा. रैंक फंक्शन, रैंक इज अ पार्ट ऑफ अ विंडो फंक्शन जहाँ पे हम लोग रैंक्स देते हैं. पर रैंक्स भी कैसे देनी है? हर डिपार्टमेंट बेसिस पे देनी है. ऐसा नहीं कि हम सैलरी के बेसिस पे रैंक दे दे. यानी कि अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ, लेट्स से हमने एम्प्लॉय आईडी से ही स्टार्ट कर लेते हैं, दैट वी हैव, ये हो सकता है दो जनों का सेम नाम हो यहाँ पे. तो लेट्स सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, ओके, कॉमा या एवरीथिंग मैं ले लेती हूँ, सिलेक्ट एवरीथिंग, कॉमा, मैं यहाँ पे रैंक फंक्शन देने वाली हूँ. अगर मैं रैंक फंक्शन यहाँ पे देती हूँ ओवर ऑर्डर बाय सैलरी, दैट टू डिसेंडिंग फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है. अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास रैंक तो आएगी, बट किस बेसिस पे अभी हमारे पास यहाँ पे रैंक्स आ रही हैं कि पूरा का पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर पे आ रहा है. सपोज अगर HR में कोई बंदी होती जिसकी 80,000 होती तो फिर यहाँ पे हमारी वैल्यू चेंज हो जाती. तो ऐसी चीज़ों को टैकल करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे पार्टीशन बाय देना भी ज़रूरी है, जहाँ पे पार्टीशन बाय के अंदर हम लोग डिपार्टमेंट बेसिस पे पार्टीशन देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें डिपार्टमेंट बेसिस पे सैलरीज को डिसेंडिंग करना है. तो अगर अब मैं इसको रन कराती हूँ, कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आएंगी. ऑल्सो क्योंकि डिपार्टमेंट बेसिस पे पार्टीशन दिया है, तो फाइनेंस में 1 2 3 4, HR में 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 2 4 आ रही है हमारे पास. IT में 1 2 2 4 क्यों आ रही है? क्योंकि हमने रैंक फंक्शन दिया है. अगर हम रैंक फंक्शन देते हैं तो इट स्किप्स अ वैल्यू अगर डुप्लीकेट हमारे पास एंट्री होती है रैंक पे. और अगर आप चाहते हैं कि स्किप ना करें तो उस केस में हम लोग डेंस रैंक यहाँ पे दे सकते हैं. तो डेंस रैंक हमने यहाँ पे दिया, और इसका हम यहाँ पे नाम भी चेंज कर देते हैं, दैट सिलेक्ट एवरीथिंग एंड डेंस रैंक मैंने यहाँ पे दिया है. तो इस कॉलम को मैं यहाँ पे रैंक नाम से ही कॉल कर लेती हूँ. तो यहाँ पे हमारे पास रैंक निकल के आ गई, जहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 2 3 गिवन है. हमें क्या चाहिए? हमें वो एम्प्लॉयज चाहिए जिनकी रैंक 3 या 3 से कम है. तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको या तो आप CT ही बना सकते हो या फिर आप इसे सब क्वेरी की तरह भी ट्रीट कर सकते हो. यहाँ पे लेट्स गो विद सब CT, दैट विद A एज दिस इज माई A टेबल, ठीक है. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सिलेक्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट रैंक. आप ले सकते हो या फिर फिलहाल को रैंक भी ले सकते हो. सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम A वेयर द वैल्यू ऑफ योर रैंक इज स्मॉलर देन इक्वल टू 3. ऐसा अगर हम करते हैं तो हमें हर डिपार्टमेंट से टॉप 3 वैल्यूज निकल के आती है. IT के अंदर 4 लोग आ रहे हैं क्योंकि 2 जनों की सैलरी सेम है. यूजुअली दे आर आस्किंग फॉर दैट ओनली, कि वो लोग चाहते भी यही है कि अगर 2 जनों की सेम सैलरी हो तो एटलीस्ट वो 2 पे आए, और उस केस में हमारे पास 4 बंदे निकल के आए, क्योंकि टॉप 3 सैलरीज के अंदर हमारे पास ये वैल्यू आ रही है. अगर टॉप 3 एम्प्लॉइज पूछा जाए बेस्ड ऑन सैलरीज, तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा सा होगा, क्वेरी टॉप 3 एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन सैलरीज. सोल्यूशन हमारा कुछ इस टाइप का होगा, जहाँ पे A हमने यहाँ पे एक CT टेबल बनाई है, जहाँ पे एवरीथिंग सिलेक्ट किया डेंस रैंक के साथ, ओवर पार्टीशन दिया डिपार्टमेंट के बेसिस पे, कि डिपार्टमेंट के बेसिस पे हमारी विंडोज क्रिएट हो, और उसके अंदर रैंकिंग हमें 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से मिले. अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसको CT ही बनाया ताकि हम इसके अंदर से कंडीशन दे के वैल्यू निकाल पाए, दैट सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम A वेयर रैंक की वैल्यू इज स्मॉलर देन इक्वल टू 3. ओके. अगर इसको यूनिक नहीं चाहिए होता, अगर आपको नहीं चाहिए था कि यहाँ पे यूनिक होता, तो उस केस में आप यहाँ पे रो नंबर का यूज कर रहे होते, कि हम इनको भी अब रो नंबर असाइन करते और जहाँ पे रो नंबर की वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल टू 3 वो हम यहाँ पे निकालते. तो दैट वुड बी अनदर सोल्यूशन, ठीक है. तो दिस इज हाउ वी कैन गेट आवर टॉप 3 एम्प्लॉइज फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन सैलरीज. ओके.
नेक्स्ट आता है हमारे पास अनदर क्वेश्चन दैट इज कैलकुलेट रनिंग टोटल या फिर मंथ टू डेट या फिर ईयर टू डेट। ठीक है, रनिंग टोटल, मंथ टू डेट या ईयर टू डेट क्या होता है, ये फाइनेंशियल फॉर्मूलाज की कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पे रनिंग टोटल का मतलब होता है क्यूमुलेटिव सेल्स। क्यूमुलेटिव सेल्स का मतलब ये हुआ कि सपोज हम एक कंडीशन यहाँ पे ले लेते हैं कि आपके पास ये अलग अलग डेट्स हैं, अलग अलग डेट्स एज इन 1 तारीख, 2 तारीख, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, नाउ बेस्ड ऑन दीज डेट्स अगर हमारे पास अलग अलग सेल्स आई हैं जैसे कि 300, 400, 200, 800, 500 एंड 400 अगेन। ओके, तो इस केस में क्यूमुलेटिव सेल्स जो हमारे पास आएंगी कि 1 तारीख तक सेल कितनी आई है 300, 2 तारीख तक हमारे पास टोटल सेल कितनी आई है 700, 3 तारीख तक हमारे पास टोटल सेल आई है 900, 4 तारीख तक 1700 एंड यहाँ पे 2200 एंड देन 2600। सो इस तरह से क्यूमुलेटिव सेल्स काम करता है कि क्यूमुलेटिव सेल्स आपका रनिंग टोटल देता है। ठीक है, रनिंग टोटल अब अगर हमें यहाँ पे निकालना है एसक्यूएल के अंदर, तो अगेन मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है। टेबल के लिए आई गो टू सेल्स एनालिटिक्स डीबी। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक टेबल है ऑर्डर्स करके। सो सेल्स एनालिटिक्स डीबी के अंदर चलते हैं एंड सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ऑर्डर्स करते हैं। व्हेन आई कॉल दिस, तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर डेट आई है, कौन सा प्रोडक्ट बंदे ने परचेज किया है वो यहाँ पे मेंशन है एंड रेवेन्यू यहाँ पे मेंशन है। अगर हम डेट वाइज यहाँ पे रनिंग टोटल निकालना चाहें तो उसके लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, हमें यहाँ पे चाहिए होगी सिलेक्ट ऑर्डर डेट कॉमा रेवेन्यू फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, ये हमने कॉल किया। अब हमें इसका रनिंग टोटल चाहिए। रनिंग टोटल में हमें क्या करना है, सम करना है और सम को जोड़ते जाना है डेट के असेंडिंग के बेसिस पे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सम देंगे। सम किसका चाहिए, रेवेन्यू का चाहिए। ठीक है, किसके बेसिस पे चाहिए, ओवर ऑर्डर बाय किसके बेसिस पे, ऑर्डर डेट के बेसिस पे, कि जैसे जैसे हमारी डेट बढ़ती जाए वैसे वैसे हमारा सम भी यहाँ पे इंक्रीज होता जाए। इसको अगर मैं रन कराऊंगी तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि फर्स्ट हमारे पास 1500 है, सेकंड वैल्यू 2300 है, थर्ड वैल्यू 2900 है। तो इस तरह से हमारे पास जो हमारा क्यूमुलेटिव सम है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। एट द एंड हमें टोटल सेल्स मिलेगी जो कि हो गई यहाँ पे 22,250 की, कि 14 तारीख 2023 तक हमने यहाँ पे 22,250 की सेल कर ली थी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू निकाल सकते हैं और इसका नाम आप यहाँ पे रनिंग टोटल कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का हमारी क्वेरी बनेगी जहाँ पे हम लोग रनिंग टोटल निकाल सकते हैं। अब ऑब्वियसली इतना सिंप्लीफाइड नहीं होगा, अभी यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाइड दिखाया है, बट इन जनरल क्या हो सकता है कि आपको एक पूरा डेटाबेस दिया हुआ हो, डेटाबेस की 2 टेबल दी हुई हो, उन टेबल्स के बेसिस पे आपको रनिंग टोटल कैलकुलेट करना हो। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूँ यहाँ पे किसी और डेटाबेस की हेल्प से, तो आई हैव दिस क्लासिक मॉडल्स डेटा सेट, जहाँ पे अगर हम ऑर्डर्स पे चलते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर डेट है एंड ऑर्डर डिटेल्स पे चलते हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस है जो कि हमारा रेवेन्यू निकाल रहा होगा। तो इस केस में मैं कुछ इस तरह से लिखूंगी कि सिलेक्ट, पहले तो हम ऑर्डर डेट एंड रेवेन्यू को एक जगह पे लेके आएंगे। तो ऑर्डर डेट लाने के लिए हम लोग बोलेंगे कि भाई ऑर्डर्स टेबल जो है हमारे पास, उसके अंदर से आप ऑर्डर डेट को निकाल के दे। ठीक है, रेवेन्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर डिटेल्स के अंदर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस करनी होगी। तो डू दैट, व्हाट वी विल बी डूइंग, विल बी सेइंग कि ऑर्डर डिटेल्स जो हमारे पास टेबल है इसमें क्वांटिटी है एंड ऑर्डर डिटेल्स जो हमारे पास टेबल है इसके अंदर प्राइस ईच भी है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, साथ ही इनका सम भी चाहते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे रेवेन्यू बने। ठीक है, हर डेट के बेसिस पे। फ्रॉम ऑर्डर्स ज्वाइन ऑर्डर डिटेल्स, किसके बेसिस पे हम लोग ज्वाइन करेंगे, ऑन ऑर्डर्स डॉट, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर नंबर है और अगर हम ऑर्डर डिटेल्स में भी जाते हैं तो यहाँ भी हमें ऑर्डर नंबर देखने को मिलेगा। तो ऑर्डर नंबर की बेसिस पे हम लोग ज्वाइन देते हैं कि ऑन ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर नंबर इज इक्वल टू ऑर्डर डिटेल्स डॉट ऑर्डर नंबर। ठीक है, ऐसा करने पे हमें ग्रुप बाय भी करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर सम में एक एग्रीगेटेड कॉलम भी दिया है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर डेट देंगे। जैसे इसे रन करती हूँ तो ऑर्डर डेट्स के बेसिस पे हमारे पास सम आ चुका है जहाँ पे हमारे पास हमारा रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू को हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू की तरह कॉल कर लेते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पे एक CTE बना सकते हैं, दैट विद ए एज दिस विल बी योर CTE। एंड अगर इसके अंदर से हम लोग बोलेंगे कि सिलेक्ट
order date, comma revenue, comma sum of revenue. जिसको आप चाहें तो नेक्स्ट लाइन के अंदर भी ले सकते हैं, that sum of revenue over order by order date from A. इसको अगर हम कॉल करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे भी क्यूमुलेटिव सम निकल के आ जाएगा. सो ऐसे केसेस में डायरेक्टली आपको सोल्यूशन मिलना इज नॉट पॉसिबल. पहले आपको जॉइन लगाने होंगे एंड देन यू कैन गेट दी क्यूमुलेटिव सेल्स ओवर हियर. बट क्यूमुलेटिव सेल्स लाने के लिए हमारे पास हमेशा तरीका यही होगा कि सम ऑफ रेवेन्यू दिया किसके बेसिस पे, ओवर ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट के बेसिस पे, एंड देन वी कैन गेट द रनिंग टोटल ओवर हियर. अब इस रनिंग टोटल के अंदर हम यहाँ पे थोड़ा सा और मिक्सअप बना सकते हैं, जहाँ पे हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि आप मंथ टू डेट या फिर ईयर टू डेट भी निकाल सकते हो. मंथ टू डेट का मतलब मंथली बेसिस पे क्यूमुलेटिव सेल्स आपकी रिफ्रेश हो, रिन्यू हो, 0 पे सेट हो जाए. ठीक है, तो हम मंथली बेसिस पे अगर इसको रिन्यू करना चाहते हैं तो उस केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि पार्टीशन तो देंगे. ठीक है, पार्टीशन बाय किसके बेसिस पे देंगे, मंथ ऑफ ऑर्डर डेट. मंथ ऑफ ऑर्डर डेट की बेसिस पे अगर हम इसको पार्टीशन देते हैं, ठीक है, एंड ऑर्डर का भी मैं यहाँ पे ओ कैपिटल करती हूँ. एंड हमने यहाँ पे डेटाबेस वापस से चूज करना है ऑफ एनालिटिक्स डीबी. ठीक है, तो इसको अगर हम रन करते हैं, आप नोटिस करेंगे कि जैसे फरवरी का मंथ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो फरवरी की मंथ में हमारे पास 800 पे वापस सेट हो गई वैल्यू. जैसे ही हमारे पास मार्च स्टार्ट हो रहा है तो मार्च में वापस से 300 पे सेट हो गई. बट अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई है. प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि हमारे पास अलग अलग ईयर्स का डेटा है, तो ये अलग अलग ईयर्स का क्यूमुलेटिव टुगेदर दिखा रहा है. तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पार्टीशन बाय ईयर करना पड़ेगा पहले, कि ऑर्डर डेट का बेसिस पे पहले पार्टीशन दिया जाए, ईयर ऑफ ऑर्डर डेट की बेसिस पे पार्टीशन दिया जाए, एंड देन मंथ के बेसिस पे दिया जाए. ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे क्वेरी दिखेगी. लेट मी ऑल्सो रिड्यूस द साइज फॉर यू ऑल. ठीक है, कि अगर हम इस क्वेरी को देखें तो ये कुछ ऐसी सी है कि सिलेक्ट ऑर्डर डेट और रेवेन्यू हमने किया, सम दिया रेवेन्यू का किसके बेसिस पे, ओवर पार्टीशन बाय ऑर्डर डेट का ईयर. पहले ईयर्स के पार्टीशन देंगे, फिर मंथ के पार्टीशन देंगे पहले, यानी कि अगर 2019 की बात हो रही है. सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहे हैं कि अगर पहले हमारे पास यहाँ पे 2019 है तो 2019 का जनवरी आ जाए, जनवरी की जितनी भी डेट्स हैं उन सबका टोटल आ जाए, 2019 का फेब्रुवरी आए एंड 2019 का मार्च आए. ठीक है, उसके बाद 2020 का जनवरी आए, 2020 का फेब्रुवरी आए. तो हम दो पार्टीशंस जा रहे हैं यहाँ पे कि पहला जो पार्टीशन हो वो ईयर्स के बेसिस पे हो और ईयर्स के अंदर भी मंथली बेसिस पे हमारे पार्टीशंस हो डेटा का. तो दैट इज व्हाट वी आर आस्किंग फॉर ओवर हियर इन दिस क्वेरी. सो वही चीज हमने यहाँ पे मेंशन भी की है, दैट सम ऑफ रेवेन्यू ओवर पार्टीशन बाय ऑर्डर डेट एंड ऑल्सो मंथ ऑफ ऑर्डर डेट. फिर उसके बाद ऑर्डर बाय किया ऑर्डर डेट के बेसिस पे और फिर रनिंग टोटल अगर हम निकालते हैं तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके का दिखेगा. सिंस 2019 में जनवरी की एक ही एंट्री है यहाँ पे, दैट्स वाई 1500 एंड वही की वही वैल्यूज हमारे पास आई है. 2019 में फरवरी की 2 एंट्रीज है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 800 और 1400 का 800 और 600 का टोटल 1400 हमारे पास यहाँ पे आ गया. तो अभी पार्टीशन ईयर्स के बेसिस पे भी हो रहे हैं एंड मंथली बेसिस पे भी हो रहे हैं. सिर्फ ईयर्स के बेसिस पे YTD का मतलब ईयर बेसिस पे रिन्यू करना हो तो मंथ यहाँ से हटा दीजिए एंड सिर्फ ईयर बेसिस पे रिन्यू कीजिए, जहाँ पे 2019 का रनिंग टोटल जो कि है 3300, फिर 2020 का रनिंग टोटल दैट वुड बी 3670. ठीक है, एंड देन 2021 का रनिंग टोटल दैट वुड बी 3440 एंड नेक्स्ट हमारे पास 2022 का है 3990 एंड 2023 का है हमारे पास 7950. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग ईयर्स के रनिंग टोटल्स निकल के आ गए हैं. तो रनिंग टोटल आप ओवरऑल भी निकाल सकते हो, MTD यानी कि मंथ टू डेट जहाँ पे मंथली बेसिस पे रिन्यू हो वो भी आप निकाल सकते हैं, ईयरली बेसिस पे रिन्यू हो YTD ईयरली बेसिस पे भी निकाल सकते हैं. सो दिस इज हाउ गाइज यू कैन कैलकुलेट MTD, YTD और क्यूमुलेटिव सेल्स.
Moving to our next question, which says identify customers with 3 consecutive transaction of more than 50,000. ये क्वेश्चन भी काफ़ी ऑफन पूछा जाता है कि 3 consecutive वैल्यू आपकी इसके बराबर होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हाउ वी हैव टू गिव एन अप्रोच, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट. सो यहाँ पे क्वेश्चन है आइडेंटिफाई कस्टमर्स विद 3 consecutive transactions ऑफ मोर देन 50,000. उसके लिए अगेन मेरे पास यहाँ पे एक डेटा सेट है जिसका नाम है यहाँ पे बैंक डीबीट्स. ठीक है, तो बैंक डीबी के अंदर हमारे पास ट्रांजेक्शन्स हैं. तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ट्रांजेक्शन्स कर लेती हूँ. इसको अगर हम यहाँ पे रन कराते हैं तो ये हमारे पास ट्रांजेक्शन्स है, अलग अलग कस्टमर्स के ट्रांजैक्शन डेट्स यहाँ पे मेंशन्ड है एंड ऑल्सो उनका ट्रांजैक्शन अमाउंट यहाँ पे मेंशन्ड है. हमें क्या चाहिए, हमें वो कस्टमर्स चाहिए जिनके 3 बैक टू बैक ट्रांजैक्शंस वर मोर देन 50,000. ठीक है, जिन लोगों ने 3 ट्रांजैक्शंस करे हैं एंड दे शुड बी मोर देन 50,000. तो उस केस में हमें क्या करना होगा, हर कस्टमर के बेसिस पे इसे देखना होगा. जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो सपोज हमारे पास यहाँ पे डेट्स लिखी हुई है एक साइड पे एंड उसके बाद हमारे पास कस्टमर्स यहाँ पे गिवन है. फॉर एग्जांपल कस्टमर है ए बी सी ए सी ए बी. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कस्टमर्स का डेटा गिवन है. हम चाहते हैं कि कस्टमर्स का जो बैक टू बैक ट्रांजेक्शन है, यानी कि इसने पहला ट्रांजेक्शन 1 तारीख को किया था, दूसरा ट्रांजेक्शन 5 तारीख को किया था, तीसरा ट्रांजेक्शन 10 तारीख को किया था, चौथा ट्रांजेक्शन 15 तारीख को किया था. बी ने पहला ट्रांजेक्शन 2 तारीख को किया था, बी ने दूसरा ट्रांजेक्शन 10 तारीख को किया था, बी ने तीसरा ट्रांजेक्शन 25 तारीख और चौथा ट्रांजेक्शन 30 तारीख को किया था. हम एक ही मंथ का यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हुए चल रहे हैं. सी ने पहला ट्रांजेक्शन 1 तारीख को किया था और दूसरा ट्रांजेक्शन 15 तारीख को किया था. हमें क्या चाहिए, हमें उन कस्टमर्स का डेटा चाहिए जिनके बैक टू बैक ट्रांजेक्शन्स 50,000 से ज़्यादा हैं. तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास ए बी एंड सी के अलग अलग ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. ठीक है, तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स गिवन है. अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास पहले हर कस्टमर के बेसिस पे उसका असेंडिंग ऑर्डर आए. फॉर एग्जांपल ए के 4 ट्रांजेक्शन है, तो ए यहाँ पे हमारे पास 4 बार लिखा हुआ है. जब जब उसके ट्रांजेक्शन है, यानी कि 1 ए का दूसरा ट्रांजेक्शन है 5 तारीख को, तीसरा ट्रांजेक्शन है यहाँ पे 10 तारीख को. ठीक है, चौथा ट्रांजेक्शन है यहाँ पे 15 तारीख को. जो भी यहाँ पे वैल्यूज है वो लिखी हुई आए. फॉर एग्जाम्पल 60,000 इज द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, सेकेंड ट्रांजेक्शन इज ऑफ 45,000. ठीक है, एंड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑफ 68,000 एंड द लास्ट ट्रांजेक्शन इज ऑफ 70,000. हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि ए के 3 बैक टू बैक, यानी कि ये 3 या फिर ये 3 ट्रांजेक्शन शुड बी मोर देन 50,000. ठीक है, ए के केस में इट इज नॉट पॉसिबल, बी के केस में इट इज पॉसिबल. अगर आप यहाँ पे लगा के देखेंगे इन वैल्यूज को तो बी के केस में इट इज पॉसिबल. बट हाउ डू वी क्रिएट अ विंडो ऑफ ईच कस्टमर एंड उसके बेसिस पे हम ट्रांजेक्शन को असेंडिंग ऑर्डर कैसे करेंगे डेट के बेसिस पे. दिस इज द मेन क्वेश्चन ओवर हियर कि हमें विंडो बनानी है किसके बेसिस पे, कस्टमर नेम के बेसिस पे, एंड ऑर्डर बाय करना है किसके बेसिस पे, डेट के बेसिस पे, और फिर चेक करना है कि वेदर all the 3 transactions are greater than 50,000 or not. So यहाँ पे previous transaction से अगर हमें compare करना है and next transaction से यहाँ पे compare करना है तो उसके लिए हम लोग lead and lag का use कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं उसे let's have a look. So इस केस में अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं and लिख रहे हैं select, let's go with the customer name over here एंड ऑल्सो द ट्रांजेक्शन डेट. आप कस्टमर आईडी के बेसिस पे भी जा सकते हो या फिर फिलहाल को हम एवरीथिंग ले लेते हैं. सिलेक्ट एवरीथिंग कॉमा, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, जो करंट वैल्यू है, करंट ट्रांजेक्शन है वो तो है ही सही, इसका प्रीवियस ट्रांजेक्शन और इसका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन भी हमारे पास हो. फॉर अ प्रीवियस ट्रांजेक्शन वी विल बी यूजिंग अ लीड ऑन व्हाट, ट्रांजेक्शन अमाउंट कितने की, 1 की. ठीक है, ओवर. अब इसमें पार्टीशंस किसके बेसिस पे देने हैं, पार्टीशन देना है कस्टमर नेम के बेसिस पे, ऑर्डर बाय देना है ट्रांजैक्शन डेट के बेसिस पे. तो ओवर पार्टीशन बाय कस्टमर नेम एंड ऑर्डर बाय ट्रांजैक्शन डेट. ठीक है, इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को डिफाइन करेंगे. ठीक है, लीड दिया हमने 1 का, इसको मैं यहाँ पे नीचे ले लेती हूँ. ओवर पार्टीशन बाय कस्टमर नेम, ऑर्डर बाय ट्रांजैक्शन डेट. एक हमें यहाँ पे लैग भी देना होगा क्योंकि किसके ऊपर, ट्रांजैक्शन अमाउंट के ऊपर.
यहाँ पे मैं कॉमा भी पास कर देती हूँ कि वी आर गिविंग अ लैग ओवर ट्रांजेक्शन अमाउंट, ठीक है, 1 के बेसिस पे। अगेन ये भी किसके बेसिस पे होगा, ओवर पार्टीशन बाय कस्टमर नेम एंड ऑर्डर बाय ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है, फ्रॉम टेबल ट्रांजैक्शंस। इसको हम लोग यहाँ पे अरेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका नेक्स्ट अमाउंट भी हमारे पास है और इसका प्रीवियस अमाउंट। एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे लैग ले लेते हैं एंड फिर यहाँ पे लीड ले लेते हैं, तो इट विल मेक मोर सेंस कि सपोज 48,000 है, 48,000 से प्रीवियस वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसका नाम यहाँ पे प्रीवियस लिख लेते हैं कि दिस वन इज प्रीवियस एंड दिस वन इज प्रीवियस को पी वैल्यू कर लेते हैं, प्रीवियस वैल्यू, एंड दिस वन विल बी नेम्ड एज एन वैल्यू, दैट इज योर नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। तो अगर अब इसको रन करते हैं तो प्रीवियस वैल्यू 48,000 की नहीं है बट नेक्स्ट 75,000 है। यहाँ पे एक ही जगह ऐसा हो पा रहा है कि हमारे पास तीनों वैल्यू हमारे सामने आ पा रही है। क्या तीनों यहाँ पे 50,000 से ऊपर है? डेविड मिलर के केस में नहीं है, एमिली डेविस के केस में नहीं है, जेन स्मिथ के केस में नहीं है, जॉन डो के केस में हमारे पास एक ऐसा ट्रांजिशन है जहाँ पे इट इज मोर देन 50,000। माइकल जॉनसन के केस में इट इज नॉट मोर देन 50,000 क्योंकि वन इज 50,000 एग्जैक्टली। हमारे क्वेश्चन है ट्रांजैक्शन शुड बी मोर देन 50,000। सो उस केस में अब जब हमारे पास यहाँ पे ये टेबल बन चुकी है तो लेट्स क्रिएट अ CTE ओवर हियर, जहाँ पे विद A एज हमने एक CTE यहाँ पे जनरेट किया और बोला कि सिलेक्ट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कस्टमर्स, तो कस्टमर ID ले लेते हैं एक तो, एंड ऑल्सो कस्टमर नेम ले लेते हैं फ्रॉम A, वेयर हमारी कंडीशन क्या होगी कि ट्रांजैक्शन अमाउंट जो है हमारा, ठीक है, जहां पे ट्रांजैक्शन अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 50,000 एंड आवर प्रीवियस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 50,000 एंड आवर नेक्स्ट वैल्यू शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 50,000। इसको अगर मैं यहाँ पे रन कराती हूँ तो सिर्फ हमारे पास एक कस्टमर आ रहा है, दैट इज जॉन डो, जिसकी तीनों ट्रांजैक्शन इज ग्रेटर देन 50,000। यहाँ पे अगर हम इसे चेक करना भी चाहें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस क्वेरी को रन करके कि हमारे पास सिर्फ जो जॉन डो है जिसके पास यहाँ पे 60,000, 55,000 एंड 70,000 है। माइकल भी यहाँ पे आता, कब आता, जब यहाँ पे वैल्यू हमारी 50,000 या फिर 50,000 से ज्यादा हो, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 अगर होता। So suppose if this question was greater than equal to 50,000, greater than equal to 50,000 and greater than equal to 50,000, उस केस में हमारे पास दो कस्टमर्स यहाँ पे आते हैं। बट सिंस इट इज ओनली ग्रेटर देन 50,000 तो उस केस में हमारे पास सिर्फ एक कस्टमर आ रहा है जिसके बैक टू बैक 3 ट्रांजेक्शन आर मोर देन 50,000। सो ऐसे केसेस में लीड एंड लैग का यूज किया जा सकता है जहाँ पे हम प्रीवियस वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो प्रीवियस एंड करंट वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू एंड नेक्स्ट वैल्यू को कंपेयर करना है, यानी कि 3 बैक टू बैक वैल्यूज को कंपेयर करना है, तो आप लीड एंड लैग का यूज कर सकते हो एंड वैल्यूज को कुछ इस तरह से कंपेयर कर सकते हो। जब हमें किसी पर्टिकुलर विंडो में करना है, जैसे कस्टमर नेम, हर कस्टमर का स्पेसिफिक होना चाहिए कि हर कस्टमर के बैक टू बैक 3 ट्रांजेक्शंस, बैक टू बैक का मतलब ऑर्डर बाय करना है डेट के बेसिस पे कि एक ट्रांजेक्शन आज किया, एक ट्रांजेक्शन शायद 7 दिन बाद है, एक ट्रांजेक्शन शायद 10 दिन बाद है। तो उस केस में वो बैक टू बैक ट्रांजेक्शंस हुए, मेरे खुद के बैक टू बैक ट्रांजेक्शंस हुए। सो कस्टमर के बेसिस पे हमें पार्टीशंस देने हैं, ऑर्डर बाय करना है डेट के बेसिस पे, और उसके बेसिस पे हमें लीड एंड लैग निकाल के वैल्यूज को कंपेयर करना है कि वेदर दे आर ग्रेटर देन 50,000 और नॉट ग्रेटर देन 50,000। एंड जहाँ पे द वैल्यूज आर ग्रेटर देन 50,000 उन कस्टमर्स की आईडी एंड नेम हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है, विच वाज द पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन। ओके, सो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज हमारे पास आ रही हों। अनदर लीड एंड लैग का कॉन्सेप्ट जो कि काफी ऑफन पूछा जाता है इज आर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बेस्ड है ऑन कैलकुलेटिंग ईयर ओवर ईयर ग्रोथ या फिर मंथ ओवर मंथ ग्रोथ। अगर आपको ईयर ओवर ईयर ग्रोथ या फिर मंथ ओवर मंथ ग्रोथ कैलकुलेट करनी है तो उस केस में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। कैसे करते हैं उसको भी देखते हैं। सबसे पहले ईयर ओवर ईयर ग्रोथ होती क्या है उसको समझ लेते हैं। सो यहाँ पे अगर हमने एग्जाम्पल लिया ईयर्स का कि हमारे पास ईयर्स गिवन है, ईयर्स के बेसिस पे हमारी सेल्स गिवन है और हमें यहाँ पे
ईयर ओवर ईयर ग्रोथ कैलकुलेट करनी है, ईयर ओवर ईयर परसेंटेज ग्रोथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अब उस केस में ईयर्स अगर हमारे पास गिवन है, लेट्स से 2003, 2004 और 2005, ठीक है। 2003 के अंदर हमारी सेल 1000 की थी, 2004 के अंदर हमारी सेल 1500 हुई, ठीक है, एंड 2005 के अंदर हमारी सेल हुई लेट्स से 2000, ठीक है। अब उस केस में हमारा ईयर ओवर ईयर ग्रोथ किस तरह से कैलकुलेट होगा? आपका जो करंट ईयर की सेल्स है, सेल्स ऑफ करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर की सेल, प्रीवियस ईयर की सेल्स, ओके, डिवाइडेड बाय प्रीवियस सेल्स। ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होगा कि करंट ईयर की सेल माइनस प्रीवियस ईयर की सेल डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे लेके आएंगे, जिसके लिए लैग लेके आएंगे, ठीक है। तो लैग के लिए हमारे पास यहाँ पे लैग देंगे किसके बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे, ऑर्डर बाय होगा ईयर्स के बेसिस पे। तो प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे लानी है तो 1000 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 1500 आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे ईयर ओवर ईयर के लिए, ठीक है, अगर इसे मैं इरेज कर देती हूँ और ईयर ओवर ईयर के लिए हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वैल्यू कुछ इस तरह से दिखेगी कि 1000 के केस में तो हमारे पास कुछ नहीं आएगा, बट नल आएगा, बट हमारे पास यहाँ पे 1500 एंड 1000 के केस में कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। तो ये यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा कि इट इज 500 बाय 1000, जो कि हमारे पास 1/2 यानी कि 0.5 आ जाएगा। 50% का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो 50% हमारे पास यहाँ पे आएगा। सेम गोज ओवर हियर, यहाँ पे भी हमारे पास 15% ग्रोथ हुई है। कितनी ग्रोथ हुई है वो भी हमारे पास दिख जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 हमारे पास वैल्यू आएगी। सिमिलरली जब हम 2000 के ऊपर हैं तो यहाँ पे 2000 माइनस 1500 डिवाइडेड बाय 1500, तो उस केस में अगेन हमारे पास 500 बाय 1500 आएगा विच इज 1.3, तो यहाँ पे 0.366 आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से वी कैन कैलकुलेट कि कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है प्रीवियस सेल्स से इस ईयर की सेल्स के अंदर, तो दैट इज परसेंटेज ग्रोथ ईयर ओवर ईयर। ऐसे ही मंथ ओवर मंथ की केस में क्या होगा कि जनवरी के मंथ्स के अंदर, फरवरी के मंथ्स के अंदर, मार्च के मंथ्स के अंदर प्रीवियस मंथ से करंट मंथ में कितनी ग्रोथ हुई है हमारे पास। तो ये चीजें कैलकुलेट अगर हमें करनी है तो उसके लिए लेट्स हैव अ लुक कि हाउ वी कैन राइट एन एसक्यूएल क्वेरी। सो टू कैलकुलेट दिस गाइज, मेरे पास अगेन ये जो सेल्स एनालिटिक्स वाला डेटाबेस है, इसी को मैं यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ, दैट सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ऑर्डर्स। एंड इसे अगर हम कॉल करते हैं तो हमारे पास रेवेन्यू गिवन है, ऑर्डर डेट गिवन है, विच इज मोर देन सफिशिएंट, यही हमें चाहिए था। अब ईयर ओवर ईयर अगर हमें यहाँ पे चाहिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ईयर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, किससे, ऑर्डर डेट से, कॉमा हमें उसका सम ऑफ रेवेन्यू भी चाहिए। इसके बाद हमें यहाँ पे फ्रॉम लिखना पड़ेगा, फ्रॉम हमारी टेबल ऑर्डर्स, ठीक है। ग्रुप बाय करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे सम का यूज किया है, ग्रुप बाय करेंगे ईयर ऑफ ऑर्डर डेट के बेसिस पे। एंड इसको क्लोज करते हैं। एज ऑफ नाउ मैं रन करूंगी तो ये ईयर्स के बेसिस पे सम ऑफ रेवेन्यू हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। अब हम चाहें तो इनको रीनेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाला हमारे पास ईयर्स कहलाएगा, सेकेंड वाला हमारा फिर से रेवेन्यू ही कहलाएगा। तो हमारे पास ईयर्स है एंड रेवेन्यू है। आप चाहें तो इसको यहाँ पे एक सीटी कंसिडर कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद हम लोग इसके अंदर से क्वेरी निकाल सकते हैं दैट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें सिलेक्ट हमें यहाँ पे प्रीवियस ईयर चाहिए। तो प्रीवियस ईयर के लिए मैं बोलूँगी कि सिलेक्ट ईयर्स चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज़ हमें यहाँ पे रेवेन्यू चाहिए, ठीक है। लैग चाहिए, किसके बेसिस पे, रेवेन्यू के बेसिस पे, 1 का लैग चाहिए। एंड ओवर हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, ओवर ऑर्डर बाय ईयर्स निकल के आ जाइए, ओवर ऑर्डर बाय ईयर्स फ्रॉम ए। इसको मैं रन करती हूँ तो आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर की जो वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। प्रीवियस ईयर की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे इसको प्रीवियस या पी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, कि यह हमारे पास प्रीवियस ईयर की वैल्यू हो गई, प्रीवियस रेवेन्यू हो गया, या प्रीवियस रेवेन्यू ले लेते हैं, ठीक है। प्रीवियस रेवेन्यू हमारे पास है, इसको अगर हम रन करेंगे तो दिस इज प्रीवियस रेवेन्यू फॉर अस। अब इसके अंदर से भी अगर आपको चाहिए, आप चाहो तो यहाँ पे सब क्वेरी भी लिख सकते हो या फिर अनदर सीटी भी बना सकते हो। सो इसको अगर हम यहाँ पे सब क्वेरी लिखते हैं तो हम उस केस में यहाँ पे कंडीशन देंगे कि सिलेक्ट ईयर्स चाहिए, कॉमा। अब आप डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल सकते हो कि हमें क्या चाहिए, रेवेन्यू
and P underscore revenue, comma revenue minus P revenue, that means previous year का revenue. इसको आप ब्रैकेट में रखें, ब्रैकेट्स को बहुत मैंडेटरीली यहाँ पे ध्यान रखना है, एंड डिवाइडेड बाय P revenue. ठीक है, सिंस ये वैल्यू हमें परसेंटेज में चाहिए होगी तो इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे हम बाय 100. ठीक है, फ्रॉम हमारा टेबल यहाँ पे हो जाएगी. इसे अगर मैं रन करती हूँ तो ये कुछ वैल्यूज हमारे पास निकल के आई है. एंटायर वैल्यू को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं विद 100 एंड देन इसका नाम लिख देते हैं ईयर ओवर ईयर ग्रोथ, एंड इसे रन कराते हैं तो हमारे पास ईयर ओवर ईयर ग्रोथ निकल के आई है कि प्रीवियस जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 2019 में हमारे पास सेल थी 3300 की, 2020 में सेल हुई 3600 की, यानी कि 11% का इंक्रीज हुआ हमारे पास. देन उसके बाद -6% का डिक्रीमेंट हुआ 2021 में. वापस से 2021 के बेसिस पे 2022 में हम 13% इंक्रीज हुए सेल्स रेवेन्यू के बेसिस पे, एंड 2023 में हमने एक अच्छी खासी जंप मारी जो कि 104% का इंक्रीमेंट हमारे पास हुआ. तो इस तरह से यू कैन कैलकुलेट ईयर ओवर ईयर ग्रोथ एज वेल गाइस, जहां पे आप ईयर ओवर ईयर रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि हाउ इट हैज बीन इंक्रीजिंग इन द बेसिस ऑफ परसेंटेज. एंड अगर आप चाहें तो मैं इसको नेक्स्ट लाइन के अंदर भी पुट कर सकती हूँ, एंड पूरी क्वेरी को अगर हमें एक बार में देखना हो तो हम पूरी क्वेरी को भी एक बार में देख सकते हैं. कि फर्स्ट जो हमने यहाँ पे चीजें करी है दैट इज नथिंग बट सिंपली सबसे पहले हमने एक टेबल क्रिएट करी जिसमें हमने ऑर्डर्स डेट के ईयर्स निकाले और रेवेन्यू निकाला. उस रेवेन्यू के बाद हमने यहाँ से ईयर्स रेवेन्यू और प्रीवियस रेवेन्यू एक्चुअली सब क्वेरी पे आते हैं. उसके बाद हमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर निकालने के लिए लैक का यूज किया, किसके बेसिस पे, ओवर ऑर्डर बाय ईयर्स, जिसको हमने प्रीवियस रेवेन्यू कंसिडर किया. सब क्वेरी लगाते हुए हमने बोला कि सिलेक्ट करना है क्या, ईयर्स रेवेन्यू एंड प्रीवियस रेवेन्यू. ऑल्दो आपको इसकी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए रखा हुआ है. ओके, सो यहाँ पे आप सिर्फ ईयर्स एंड ईयर ओवर ईयर ग्रोथ देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर के अंदर कितनी ग्रोथ हुई है. एंड इफ यू वांट यू कैन कीप दोज वैल्यूज एज वेल, जहाँ पे आप ईयर्स रेवेन्यू रखो, प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू रखो, और यहाँ पे हमारे पास ईयर ओवर ईयर ग्रोथ है जहाँ पे रेवेन्यू माइनस प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू, इसको ब्रैकेट में हम लोग रखेंगे एंड देन डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर ऑफ रेवेन्यू, एंड एंटायर को मल्टीप्लाई करेंगे विद 100 सो दैट वी गेट द वैल्यू इन परसेंटेज, एंड ईयर ओवर ईयर ग्रोथ आ जाएगी हमारे पास फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम द सब क्वेरी. आई होप ये वाला पार्ट यहाँ पे क्लियर है कि कैसे हम ईयर ओवर ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं. अब यही बात अगर मंथ ओवर मंथ की होती तो उस केस में हमें यहाँ पे ईयर्स के साथ साथ मंथ्स भी एक्सट्रैक्ट करने होते. कैसे कि हम यहाँ पे मंथ भी एक्सट्रैक्ट कर रहे होते फ्रॉम आर ऑर्डर डेट, एंड इसे फिर ग्रुप बाय भी हम मंथ एंड ऑर्डर डेट के बेसिस पे करते हैं. ठीक है, तो ग्रुप बाय करते वक्त भी हम लोग यहाँ पे मंथ एंड ऑर्डर डेट रखते हैं, एंड ग्रुप बाय करते वक्त भी हम ईयर के बेसिस पे एंड मंथ के बेसिस पे इसे ग्रुप बाय करेंगे. वंस वी आर डन बाय दिस, हमें यहाँ पे ऑर्डर बाय ईयर्स तो करना ही है एंड मंथ्स भी करना है. ठीक है, एक बार मैं इसका स्ट्रक्चर पूरा बना ही देती हूँ सो दैट आप लोगों को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. कि अगर फिलहाल को हम यहाँ पे ए दिखाएं तो ए हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा कि वी हैव ईयर्स के अंदर के मंथ, जैसे कि 2019 का फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फिफ्थ मंथ, उसके बाद 2020 का फर्स्ट मंथ, थर्ड मंथ, फिफ्थ मंथ, सेवंथ मंथ, एंड देन 21 के हमारे पास मंथ्स हैं, देन 22 एंड देन लास्टली 2023 के मंथ्स हमारे पास हैं. तो अब यहाँ पे इन्हें अगर हमें कंपेयर करना है कि मंथली ट्रांजेक्शन्स को हमें यहाँ पे प्रीवियस एंड नेक्स्ट के बेसिस पे देखना है, तो ये हमारे पास ईयर, मंथ्स एंड रेवेन्यू आ गया. इसको बनाते हैं विद ए एज, ये हमारी वैल्यू हुई. इसके अंदर से हमें सिलेक्ट करना है क्या क्या, हमें ईयर्स चाहिए, कॉमा मंथ्स चाहिए, कॉमा हमें रेवेन्यू चाहिए. ठीक है, ऑल्सो प्रीवियस मंथ का रेवेन्यू चाहिए. तो प्रीवियस मंथ के रेवेन्यू के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लैग लगाएंगे रेवेन्यू के बेसिस पे. ठीक है, ओवर में अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर बाय मंथ दे देती हूँ सिर्फ फ्रॉम ए. ठीक है, ऐसा अगर हम यहाँ पे करते हैं, मंथ नहीं मंथ्स एक्चुअली, तो ऐसा अगर हम करते हैं तो ये 2019 का पहला मंथ, 2020 का पहला मंथ, 2021 का पहला मंथ, इस तरह से मंथ लेगा. बट हमें क्या चाहिए, हर ईयर के मंथ्स के अंदर हम लोग यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हर ईयर यहाँ पे फिक्स्ड रहना चाहिए. हर ईयर को फिक्स रखेंगे तो यहाँ पे पार्टीशन किसका जाएगा, पार्टीशन बाय
यानी कि हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं पार्टीशन बाय ईयर्स एंड ऑर्डर बाय मंथ्स। ऐसा करने पे 2019 के पहले हमारे पास यहाँ पे मंथ आएंगे, फिर 2020 के, फिर 2021 के, फिर 2022 के एंड सो ऑन हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आती रहेंगी। ठीक है, वंस वी आर डन विद दिस कि ये भी अगर हमारे पास निकल के आ चुका है तो अब हमें वापस से फॉर्मूला ही लगाना है। फॉर्मूला लगाने के लिए मैं इसको यहाँ पे एक टेबल डिक्लेयर कर रही हूँ सब क्वेरी के अंदर, और फिर इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि हमें यहाँ पे ईयर्स भी चाहिए, मंथ्स भी चाहिए। ठीक है, इसको भी प्रीवियस वैल्यू का हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं कि प्रीवियस रेवेन्यू। मंथ्स भी चाहिए, रेवेन्यू भी चाहिए, प्रीवियस रेवेन्यू भी चाहिए। ठीक है, एंड लास्टली हमारा फॉर्मूला यहाँ पे है कि करंट रेवेन्यू माइनस प्रीवियस रेवेन्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस रेवेन्यू एंड द एंटायर वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसका नाम हम यहाँ पे दे देते हैं MOM ग्रोथ। फ्रॉम टेबल हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास वैल्यूज निकल के आ गई है कि 6% का यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ, फिर 78% का डिक्रीमेंट हुआ, फिर 66% का डिक्रीमेंट हुआ। नेक्स्ट नल वैल्यू है और हमारे पास फर्स्ट सेल है एंड हम यहाँ पे वैल्यूज देख पा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे प्रीवियस वैल्यूज हमारे पास नहीं है वहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इस केस में अगर आप चाहें तो नल वैल्यूज को कोलेस से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर हमारे पास ये वैल्यू नल आ रही है तो यहाँ पे कोलेस हम यहाँ पे यूज कर लेंगे और इसमें हम लोग 0 यहाँ पे पास कर देंगे। इसे अगर मैं लिखती हूँ तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास नल था अभी वो यहाँ पे 0 से रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, तो हमने 0 पे इसे सेट कर दिया। तो इफ यू वांट टू सेट दिस वैल्यू टू 0 यू कैन सेट दिस वैल्यू टू 0 एज वेल। इसको अगर आप राउंड करना चाहते हो आप राउंड फंक्शन भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में बोला गया है इसको राउंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तो वी कैन डू दैट एज वेल कि यहाँ पे इसको राउंड कर दिया हमने अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस एंड दिस इज हाउ वी हैव आवर वैल्यू ओवर हियर। ठीक है, तो अगेन हमारा जो क्वेरी है वो कुछ इस तरीके की दिख रही है कि हमने सबसे पहले ईयर्स, मंथ्स एंड सम ऑफ रेवेन्यू निकाला। प्रीवियस ईयर निकालने के लिए हम प्रीवियस मंथ का रेवेन्यू निकालने के लिए हमने लैग ऑफ रेवेन्यू दिया ओवर पार्टीशन बाय ईयर्स एंड ऑर्डर बाय मंथ्स की ऑर्डर बाय किया। पहले ईयर्स पार्टीशन दिया ईयर्स के बेसिस पे एंड देन ऑर्डर बाय किया मंथ्स के बेसिस पे। आप यहाँ पे ऑर्डर बाय ईयर्स देन मंथ्स भी कर सकते हैं ताकि पहला ऑर्डर बाय ईयर के बेसिस पे हो और ईयर के अंदर मंथ के बेसिस पे हो। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। उसके बाद हमने यहाँ पे बोला कि हमें ईयर्स, मंथ, रेवेन्यू एंड प्रीवियस ईयर का भी रेवेन्यू चाहिए एंड लास्टली रेवेन्यू माइनस प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 टू गेट मंथ ओवर मंथ ग्रोथ। उसके बाद कोलेस को यूज किया कि जहां जहां पे हमारे पास नल वैल्यू है उसको हम 0 से रिप्लेस करना चाहते हैं। इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन यू कैन डू दैट एंड इसको अगर राउंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तो आप इसे राउंड भी कर सकते हो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। इफ नॉट यू कैन लीव इट लाइक दैट। सो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ईयर ओवर ईयर ग्रोथ या फिर मंथ ओवर मंथ ग्रोथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। इट कैन बी अ लिटिल ट्रिकी बट अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, फॉर्मूलाज पता है तो इट वोंट टेक मच टाइम टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। Now guys, for the next question, let's move to lead code. So I have this one another question which is often asked in interviews, जिसके अंदर हमारे पास एवरेज टाइम ऑफ प्रोसेस ऑफ अ मशीन गिवन है। ये यूजुअली ये लोग प्रोसेस के लिए या फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द एवरेज टाइम ऑफ एन ऐप पर पर व्यू एज वेल, कि आपने अगर ऐप थोड़ी देर के लिए ओपन रखा और 2 ऐप से अगर एक ऐप को खोलने पे कितना टाइम लगा, दूसरे ऐप को खोलने के लिए आपको कितना टाइम लगा, उसका एवरेज यहाँ पे देना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के अंदर सेल्फ जॉइन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में कुछ इस तरह से गिवन है कि मशीन आईडीज है, प्रोसेस आईडी है, एक्टिविटी टाइप है और टाइम स्टैम्प यहाँ पे गिवन है, जहाँ पे हमें हर मशीन का प्रोसेसिंग टाइम निकालना है एवरेज। एवरेज कैसे होगा कि एवरेज होगा सपोज यहाँ पे स्टार्टिंग और एंड टाइम जो लगा, जैसे इस मशीन को स्टार्ट होने पे और एंड होने पे क्या टाइम था वो इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट किया। ठीक है, तो हमने एंड माइनस स्टार्ट करना है और यहाँ पे भी एंड माइनस स्टार्ट करना है, जो भी वैल्यू आती है उसका एवरेज हमें यहाँ पे दे देना है। ठीक है, एंड माइनस स्टार्ट, ठीक है, यहाँ पे एंड माइनस स्टार्ट एंड यहाँ पे भी एंड माइनस स्टार्ट। फॉर ईच मशीन की बात हो रही है, प्रोसेस आईडी की नहीं बट मशीन की यहाँ पे बात हो रही है, और उनका जो भी यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी उनको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे पहले एक टेबल चाहिए। टेबल लाने के लिए क्या करते हैं, सिलेक्ट क्वेरी से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम लोग सेल्फ जॉइन का यूज़ करने वाले हैं। तो सिलेक्ट करते हैं कि हमें एक्टिविटी टेबल है
तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, बेसिकली मशीन आईडी चाहिए और प्रोसेसिंग टाइम चाहिए। ठीक है, अभी के लिए मैं सब कुछ ले रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे अज्यूम कर रही हूँ कि 2 टेबल्स हम लोग बनाएंगे, टेबल 1 एंड टेबल 2। सो टेबल 1 डॉट मशीन आईडी, मशीन अंडरस्कोर आईडी, कॉमा टेबल 2 की जरूरत नहीं है वैसे, प्रोसेस आईडी ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोसेस आईडी के लिए हम यहाँ पे टेबल 1 डॉट प्रोसेस आईडी ले लेते हैं। ठीक है, टेबल 2 की भी मैं यहाँ पे प्रोसेस आईडी ले लेती हूँ। ओके, एक्टिविटी टाइप ले लेते हैं, तो T1 डॉट एक्टिविटी अंडरस्कोर टाइप। अभी हम सोल्यूशन पे सीधा नहीं जा रहे हैं, फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ओवर हियर। एक्टिविटी टाइप हम यहाँ पे ले लेते हैं T1 का, एंड T2 का भी एक्टिविटी टाइप मैं यहाँ पे ले रही हूँ। ठीक है, एंड टाइम स्टैम्प ले लेते हैं, T1 डॉट टाइम स्टैम्प, कॉमा T2 डॉट टाइम स्टैम्प। ठीक है, फ्रॉम एक्टिविटी as T1, T2, what we need to do over here is हमें conditions देनी है कि जहाँ पे हमारी मशीन आईडी सेम हो। ठीक है, where our T1 dot machine ID should be equal to T2 dot machine ID। ठीक है, क्योंकि सेम मशीन आईडी होनी चाहिए और स्टार्ट और एंड के लिए सेम प्रोसेस आईडी भी होनी चाहिए। सो एंड T1 dot process ID should be equal to T2 dot process ID। ठीक है, ये अभी हमने यहाँ पे 2 कंडीशंस दी है। ठीक है, जहाँ पे हमारी मशीन आईडी एंड ये प्रोसेस आईडी गिवन है। ठीक है, एंड तीसरी कंडीशन में यहाँ पे दे रही हूँ दैट T1 डॉट एक्टिविटी टाइप should be equal to end and T2 dot activity type should be is equal to start। ठीक है, कि यहाँ पे एंड से लेके स्टार्ट तक का टाइम ड्यूरेशन हमको चाहिए। तो अगर एज ऑफ नाउ जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी है इसको मैं यहाँ पे रन करती हूँ। ओके, यहाँ पे हमने गलती से कॉमा पास कर दिया, इसको एंड कर देते हैं और दोबारा एक बार इसे रन करते हैं। अच्छा, टेबल 1 एंड टेबल 2 एक्टिविटी एज T2 भी हम यहाँ पे कर देते हैं। मैंने T1 ही यहाँ पे रहने दिया। ठीक है, लेट्स रन इट वंस अगेन। ओके, हमारे पास रॉन्ग आंसर तो आया है, बट हमारे पास ना यहाँ पे एक टेबल निकल के आई है जहाँ पे 0 मशीन आईडी, 0 और 1 प्रोसेस आईडी है, जहाँ पे एंड एंड स्टार्ट हो रहा है, एंड टाइम स्टैम्प है 1.5 0.712। ठीक है, यही तो हमें चाहिए था कि हमें एवरेज चाहिए मशीन का सेम प्रोसेस आईडी के बेसिस पे। ठीक है, जहाँ पे 0 और 1 है, जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ का हमारे पास एंड एंड स्टार्ट टाइम आ गया है। ठीक है, यही हमें यहाँ पे चाहिए था। मशीन 0 है, प्रोसेस आईडी यहाँ पे 0 है, एक्टिविटी टाइप एंड से स्टार्ट है, एंड का टाइम क्या है 1.52, स्टार्ट का टाइम है 7.12। इन दोनों का हमें क्या चाहिए, सब्ट्रैक्शन चाहिए और उसका एवरेज चाहिए। ठीक है, तो अब इतनी सारी चीज़ों की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि हमें यहाँ पे सिर्फ मशीन आईडी, मेजर जो हमारी टेबल थी वो बन चुकी है, हमें सिर्फ यहाँ पे मशीन आईडी एंड द सेकेंड थिंग ओवर हियर जो कि हमें रिक्वायर्ड है दैट इज टाइम स्टैम्प, एवरेज टाइम स्टैम्प, राइट। तो ये हमें चाहिए। डिस्क्रिप्शन पे एक बार वापस पहुंच जाते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम हमें बेसिकली यहाँ पे चाहिए जो कि एवरेज होगा। तो अब मैं बाकी की कॉलम्स यहाँ से हटा सकती हूँ कि हमें यहाँ पे और कुछ नहीं चाहिए बट एवरेज चाहिए। एवरेज किसका चाहिए, एवरेज चाहिए, या अगर आप अभी को देखना भी चाहते हैं इस पूरे प्रोसीजर को तो मैं एक काम करती हूँ कि यहीं पे एक और कॉमा देके एक और टेबल बना लेते हैं जहाँ पे हमारे पास टाइम स्टैम्प होगा। ठीक है, दैट T1 डॉट टाइम स्टैम्प माइनस T2 डॉट टाइम स्टैम्प। एज ऑफ नाउ हम इसको यहाँ पे प्रोसेसिंग बोल लेंगे कि ये हमारा प्रोसेसिंग टाइम है। तो हमने यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट किया जहाँ पे T1 डॉट टाइम स्टैम्प माइनस T2 डॉट टाइम स्टैम्प हमारे पास होगा। इसको भी अगर हम यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे टेबल बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी कि हमारे पास यहाँ पे हमारा आउटपुट निकल के आ रहा है। आउटपुट में हमारे पास प्रोसेसिंग टाइम 0.807 का आ रहा है जिसका भी हमें अभी एवरेज लेना है। ठीक है, यानी कि प्रोसेसिंग टाइम निकल के आ गया बट इनके अभी एवरेजेस चाहिए हमें। तो एवरेजेस निकालने के लिए हमें अब बाकी सारे कॉलम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये सारे कॉलम्स हम लोग निकाल देते हैं जो T1 माइनस T2 किया है। ठीक है, इसी का ही हम लोग एवरेज लेने वाले हैं एंड इसको एवरेज डिफाइन कर देते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे एवरेज लिया है तो हमें यहाँ पे ग्रुप बाय करना पड़ेगा कि ग्रुप बाय करेंगे किसके बेसिस पे, हमारी मशीन आईडी की बेसिस पे। तो T1 डॉट मशीन
अंडरस्कोर ID के बेसिस पे अगर हम इसको ग्रुप बाय करते हैं एंड दोबारा से रन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ रही है। वैल्यूज के अंदर शायद हमें क्वेश्चन के अंदर बोला है कि राउंड करना है इसको अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, राउंड तो करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो हमारा काम हो चुका, हमें सिर्फ राउंड करना है इसे। तो राउंड करने के लिए एवरेज से पहले ही हम लोग यहाँ पे राउंड फंक्शन यूज कर लेते हैं एंड कॉमा 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसे पास कर देते हैं, दोबारा इसे रन कराते हैं। लेट्स वेट फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स एंड हियर इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड कि ये हमारे पास एक्सपेक्टेड जो था वो भी है और हमारा आउटपुट भी यहाँ पे गिवन है। तो इसे निकालने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, पहले सेल्फ जॉइन लगाया। खुद की ही टेबल में जब हमें कंपैरिजन कराना हो ना वैल्यूज के बीच में, तो उस केस में यूजुअली सेल्फ जॉइन का यूज किया जाता है कि आपके पास आपकी खुद की ही टेबल है और आप कंपेयर करना चाहते हो वैल्यूज को, तो यूजुअली सेल्फ जॉइन का हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जहाँ पे हमने सिर्फ इतना सा डिफाइन किया है कि हमें मशीन ID चाहिए और टाइम स्टैम्प 1 चाहिए और 2 चाहिए। बट जब हमने जॉइंट्स लगाए हैं यहाँ पे तो कंडीशंस किस तरह से दिए कि जहाँ पे मशीन ID, T1 की मशीन ID, T2 की मशीन ID ये दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स ये मशीन ID सेम होनी चाहिए, प्रोसेस ID सेम होनी चाहिए और जो स्टार्ट और एंड का टाइम है, यानी कि हमने पहले क्या कर दिया कि T1 को एंड दिया और T2 को स्टार्ट दिया यहाँ पे, ताकि एंड से लेके स्टार्ट के बीच में जो टाइम है उसका हम लोग सब्ट्रैक्शन निकाल सकें। तो वही सब्ट्रैक्शन को अब हमने एवरेज में कन्वर्ट कर दिया है और उसका राउंड ऑफ वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया एंड दैट्स हाउ वी हैव आवर आंसर। तो ये क्वेश्चंस काफी ऑफन पूछे जाते हैं जहाँ पे सेल्फ जॉइन की लॉजिक लगते हैं और ट्वाइस एंड थ्राइस ये क्वेश्चन मैंने भी देखा है इंटरव्यूज के अंदर। तो काफी ऑफन ये क्वेश्चन पूछा जाता है बट विद डिफरेंट लैंग्वेजेस एज वेल। ठीक है, इसकी लैंग्वेज चेंज करके वो लोग आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट ये क्वेश्चन भी काफी ऑफन पूछा जाता है। Now let's move forward to our next question which is on calculate moving average. Moving average को अगर हमने calculate करना है तो वो हम कैसे calculate कर सकते हैं। Moving average हमारे पास क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। Moving average के लिए अगर आप इसका monthly moving average निकालना चाहते हो आप monthly भी निकाल सकते हो। 3 months moving average हम लोग usually निकालते हैं। तो suppose अगर हमारे पास Jan, Feb, March, April, May, June and July तक का डेटा है, ठीक है, जिसमें हमारे पास अलग अलग दिन की सेल्स लिखी हुई है। यहाँ पे हमारे पास 200 है, यहाँ पे हमारे पास 500 है, यहाँ पे हमारे पास 800 है, यहाँ पे 400 है, 300, 200 एंड 100। मैं कुछ रैंडम नंबर्स यहाँ से पिक कर रही हूँ। ठीक है, अब मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट कहता है 3 मंथ्स मूविंग एवरेज, जिसमें वो चाहता है कि फर्स्ट, क्योंकि जनवरी हमारे पास एक ही मंथ है तो जनवरी का एवरेज जो है वो जनवरी इटसेल्फ 200 ही है। फरवरी के केस में जनवरी और फरवरी का हमारे पास एवरेज आएगा दैट इज 500 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 350। ठीक है, मार्च के केस में हमारे पास क्या होगा कि जनवरी, फरवरी एंड मार्च इन तीनों का हमारे पास मूविंग एवरेज आएगा जो कि हमारा पहला 3 मंथ मूविंग एवरेज होगा, 3 मंथ मूविंग एवरेज होगा। ठीक है, सेकेंड फिर जब हमारे पास अप्रैल की बारी आएगी तो अप्रैल के केस में हमारे पास फरवरी, मार्च एंड अप्रैल का मूविंग एवरेज निकल के आएगा। इस केस में हमारे पास जैसे अगर मार्च के केस की अगर हम बात करें तो मार्च में 800 प्लस 500 दैट वुड बी 1300 प्लस 200 1500 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ का वैल्यू हमारे पास 500 आएगा। अगर हम अप्रैल, मार्च एंड फरवरी की बात करते हैं तो उस केस में 800 प्लस 500 दैट वुड बी 1300, 1300 प्लस 400 दैट वुड बी 1700, 1700 डिवाइडेड बाय 3 जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पे मूविंग एवरेज कहलाएगा। सिमिलरली जब मई की बारी आएगी यहाँ पे तो फिर से हमारे पास चेंजेस होंगे। चेंजेस किस तरह से कि इस बार मार्च, अप्रैल एंड मई का यहाँ पे वैल्यू ली जाएगी। तो इस तरह से 3 मंथ्स के ब्रैकेट्स हमारे पास चलते रहेंगे कि जून के केस में अप्रैल, मई, जून हमारे पास होगा, जुलाई के केस में मई, जून, जुलाई हमारे पास होगा और इस तरह से 3 मंथ्स मूविंग एवरेजेस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यही मूविंग एवरेजेस अगर हमें एसक्यूएल की क्वेरी लिख के निकालने हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे कोई डेटा सेट चाहिए। डेटा सेट में हम ऑर्डर्स वाला ही डेटा सेट ले लेते हैं, तो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ऑर्डर्स में यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर्स हो गए। अब अगर हम यहाँ पे 3 मंथ मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं, सो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ कि वी आर टॉकिंग अबाउट 3 मंथ मूविंग एवरेज। ओके, तो 3 मंथ मूविंग एवरेज की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो पहले हम ईयर्स वाइज मंथ भी लेके आ जाते हैं। टू गेट दैट वील बी राइटिंग सिलेक्ट, इसी को चेंज कर लेते हैं, दैट हमारे पास पहले ईयर है, ईयर निकालना है फ्रॉम आवर ऑर्डर डेट। ठीक है, कॉमा उसको हम लोग ईयर्स नाम से कॉल करेंगे। फिर हमें चाहिए मंथ्स फ्रॉम आवर ऑर्डर डेट, उससे हम मंथ्स नाम से कॉल करेंगे। तीसरा हमें चाहिए सम ऑफ रेवेन्यू,
ठीक है। तो ये हम अगर कॉल करते हैं तो हमारा आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि अभी हमें ग्रुप बाय भी करना पड़ेगा। तो ग्रुप बाय करेंगे ईयर्स कॉमा मंथ्स की बेसिस पे। इसे अगर मैं रन कराती हूँ तो ईयर्स एंड मंथ्स हमारे पास निकल के आ गए। अब ये जो हमारे पास रेवेन्यू आया है इसको मैं रेवेन्यू ही रहने देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास रेवेन्यू नाम से कहलाएगा। फर्स्ट ईयर्स हो गए, सेकंड मंथ्स हो गए, थर्ड रेवेन्यू हो गया। हमें चाहिए 3 मंथ मूविंग एवरेज यहाँ पे। तो उस केस में मैं यहाँ पे विद ए एज इसको यहाँ पे CTE डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। CTE डिक्लेयर करने के बाद वंस वी हैव डिक्लेयर्ड दिस एज CTE, उस केस में अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 3 मंथ्स का मूविंग एवरेज लेते हुए चलना है। 3 मंथ्स बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करना है, वही ईयर्स भी चाहिए, मंथ्स भी चाहिए एंड ऑल्सो रेवेन्यू भी चाहिए, ठीक है। चौथी चीज हमें यहाँ पे चाहिए क्या, एवरेज ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू का एवरेज चाहिए बट 3 मंथ्स की बेसिस पे, ठीक है। ओवर इसको ऑर्डर बाय हम लोग करेंगे ईयर्स कॉमा फिर मंथ्स के बेसिस पे, फिर रोज देंगे हम लोग कि रोज शुड बी बिटवीन 2 प्रीसीडिंग, ऊपर की 2 हमें यहाँ पे रोज चाहिए एंड करंट रो, ठीक है। तो करंट रो हम यहाँ पे पास करेंगे। इसको अगर मैं यहाँ पे रोज बिटवीन से नेक्स्ट में ले लेती हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा कि हमें क्या चाहिए, करंट रो तो चाहिए ही सही, ऊपर की 2 प्रीसीडिंग रोज भी चाहिए। यानी कि अगर फर्स्ट मंथ की बात करें तो फर्स्ट के ऊपर अगर कुछ नहीं है तो वही वैल्यू आ जाए। 2 के केस में फर्स्ट एंड सेकंड की यहाँ पे वैल्यू आ जाए, थर्ड के केस में फर्स्ट सेकंड थर्ड का एवरेज हमारे पास निकल के आ जाए कि असेंडिंग ऑर्डर में चले ईयर्स एंड मंथ के बेसिस पे, एंड 2 प्रीसीडिंग एंड करंट रो के बीच का हमारे पास रेवेन्यू निकल के आ जाए फ्रॉम टेबल ए, ठीक है। और जो हमारे पास ये वैल्यू आई है इसको हम लोग मूविंग एवरेज बोल देते हैं। इसको अगर हम रन कराएंगे तो कुछ इस तरह की वैल्यू हमारे पास आएगी कि फर्स्ट की वैल्यू ये है, सेकंड की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड का एवरेज, थर्ड की वैल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड का एवरेज, फोर्थ की वैल्यू सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ का एवरेज, नेक्स्ट की वैल्यू आपके प्रीवियस जो 2 वैल्यूज हैं उनका एवरेज, एंड इस तरह से हमारे पास मूविंग एवरेज निकलता हुआ आ जाएगा 3 मंथ्स का। नाउ ये डिपेंड कर सकता है, हो सकता है आप 6 मंथ्स बोले, या फिर अगर आपको चाहिए 2 प्रीसीडिंग एंड 2 फॉलोइंग रोज तो वैसे भी निकल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। हम यूजुअली 3 मंथ्स मूविंग एवरेज लेते हुए चलते हैं, एंड 3 मंथ्स मूविंग एवरेज के लिए आप 2 प्रीसीडिंग एंड करंट रो का एवरेज लेके चल सकते हैं। तो ये हमारे पास मूविंग एवरेज हो गया इन सिंपल वर्ड्स। आई होप यहाँ पे ये वाला पार्ट क्लियर है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट मूविंग एवरेज, जहाँ पे फर्स्ट हमने सिंपली मंथ्स, ईयर्स एंड रेवेन्यू निकाला। मूविंग एवरेज के फॉर्मूला के लिए हमने यहाँ पे रोज बिटवीन 2 प्रीसीडिंग एंड अ करंट रो का यूज किया हुआ है। Let's move forward and discuss next question, which is how to deal with duplicate data in SQL. What if you have a duplicate data and उससे कैसे deal करना है? To deal with duplicate data, let's call the duplicate data in our tables. So let's call select. I have a database which contains duplicate data. So select everything from table का नाम हमारे पास है customers, ठीक है। तो customers से everything call कर लेते हैं। कस्टमर्स में हमारे पास यहाँ पे जॉन डो, जिसका सेम हमारे पास वैल्यू है न्यूयॉर्क का है, जो कि सिमिलर अगेन रिपीट हो गया, एंड माइकल जॉनसन यहाँ पे रिपीट हुआ है, जेन स्मिथ भी यहाँ पे रिपीट हुई हैं, ठीक है। बट इनकी कस्टमर आईडीज चेंज हो गई हैं। कस्टमर आईडीज जैसे कि इसने क्या किया है, सेम अलग अलग कस्टमर आईडीज पे सेम कस्टमर का डिटेल्स पिक कर लिया है, ठीक है। तो अब इसको चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डुप्लीकेट डेटा अगर हमें निकालना है तो सबसे काफ़ी सारे तरीके हैं ऐसा करने के कि आप डुप्लीकेट डेटा हटा सकते हो। वन वेरी सिंपल वन इज दैट यू कैन सिलेक्ट एवरीथिंग, इंस्टेड ऑफ एवरीथिंग यू कैन जस्ट गो फॉर कस्टमर नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर एंड ऑल्सो सिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई। अब इसे हम यहाँ पे यूनियन कर देते हैं। यूनियन किसके साथ करेंगे, सेम इसी टेबल के साथ जो कि हमने यहाँ पे की है। यूनियन का यूज़ किया जाता है जब हमें दोनों टेबल में से पूरा डेटा चाहिए, ठीक है। एंड यूनियन का काम होता है डुप्लीकेट डेटा को हटाना। अगर हम यूनियन ऑल करेंगे तो दोनों टेबल का पूरा पूरा डेटा आएगा, बट अगर अब मैं इसको ऐसे करती हूँ तो जॉन डो हमारे पास एक बार आ रहा है, जेन स्मिथ एक बार, माइकल जॉनसन एक बार, एमिली डेविस एंड डेविड मिलर भी हमारे पास एक ही बार आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग वैल्यूज को निकाल सकते हैं जो कि हमारे पास डुप्लीकेटेड है। डुप्लीकेट निकालने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। वन ऑफ देम इज यूनियन, कि आप अपनी ही टेबल के साथ अगर यूनियन लगा दोगे तो उस केस में आपका डुप्लीकेट डेटा हट जाएगा। अनदर वन इज ग्रुप बाय, यू कैन ऑलवेज यूज ग्रुप बाय एज वेल। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सिलेक्ट कस्टमर नेम ले लेते हैं।
ठीक है, मैं इस केस में सिटी पहले यहाँ पे ले रही हूँ एंड देन एवरेज ले लेते हैं कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम का, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर का फ्रॉम कस्टमर्स ग्रुप बाय कस्टमर नेम एंड सिटी। ऐसा करने पे हमारे पास यहाँ पे एवरेज में भी वही नंबर्स आ रहे हैं जो इन लोगों के एक्चुअल नंबर्स हैं। जैसे कि जॉन डो का जो हमारे पास एक्चुअल नंबर है वो है 123456789 यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इट इज 123456789 एवरेज में भी हमारे पास वही वैल्यू आ रही है और इसका नाम आप फिर से कॉन्टैक्ट नंबर ही डिफाइन कर सकते हो इवन एवरेज करने के बाद भी। तो उससे हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम में हम स्पेस देते हैं, इससे हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि कस्टमर नेम सिटी एंड कॉन्टैक्ट नंबर निकल के आ गए और क्योंकि ग्रुप बाय किया है तो जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो इसी के अंदर मर्ज हो गई हमारे पास और एवरेज की वैल्यू भी वही की वही हमारे पास रही। तो दिस इज अनदर वे ऑफ रिमूविंग डुप्लीकेट्स वैल्यू फ्रॉम योर डेटा। देन डिस्टिंग तो हमारे पास है ही सही, हम डिस्टिंग कस्टमर नेम सिटी एंड कॉन्टैक्ट नंबर भी कर सकते हैं कि वी कैन चूज सिलेक्ट डिस्टिंग। इस क्वेरी को क्लोज कर लेते हैं, कस्टमर नेम कॉमा कॉन्टैक्ट नंबर कॉमा सिटी फ्रॉम कस्टमर्स। इसको अगर हम रन करते हैं तो भी हमारे पास यहाँ पे सिमिलर आउटपुट आएगा। तो आप 3 मेथड्स यहाँ पे देख चुके हैं। सो इफ यू गाइज नो ऑफ एनी अदर मेथड्स एज वेल टू फाइंड द डुप्लीकेट डेटा इन योर SQL file or with using a SQL query, you can comment it down as well. We would love to see your comments and काफी सारे और लोगों को भी काफी कुछ उससे सीखने को मिलेगा। So if you know any other methods to deal with the duplicate data, you can drop it down in the comments as well. I hope as of now ये question भी clear है how you can deal with the duplicate data if you have a duplicate data in your table. We can either use union or use group by or we can also use distinct as well. Okay. Let's move forward to our next question, which is very often asked again, that is second highest salary. अगर किसी की हमें second highest salary निकालनी है तो how we can calculate second highest salary over here? उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं ऐसे डेटाबेस में जहाँ पे हमारे पास सैलरीज मेंशन है। तो हमारे पास एक कंपनी DB करके डेटाबेस है। यहाँ पे मैं एम्प्लॉइज का डेटा कॉल कर लेती हूँ। इन द एम्प्लॉइज डेटा वी हैव एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी गिवन ओवर हियर। Now I want to know the person with the second highest salary. First highest salary तो निकालना यहाँ पे easy है कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं maximum of salary from our table employees, right? ये हमने यहाँ पे निकाला तो it is fine कि first highest तो हमारे पास आ गया। second highest कैसे निकाला जाए? second highest के केस में आप बोल सकते हो कि हम यहाँ पे salary की value लिखें, okay? इसको order by करें descending and limit दे दे 1,1। ऑर्डर बाय करें किसके बेसिस पे, सैलरी के बेसिस पे, एंड 1,1 लिमिट दे दें तो हमारे पास 87,000 सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी। बट व्हाट इफ, अभी तो एज ऑफ नाउ हमारे पास ये है कि सबसे हाईएस्ट जो सैलरी है दैट इज 90,000। व्हाट इफ दो जनों की 90,000 सैलरी होती? लेट्स पिक एनी गाय, लेट्स से ईव जो है जो कि नंबर 5 पर है, मैं इनकी क्विकली यहाँ पे सैलरी चेंज कर देती हूँ। दैट अपडेट एम्प्लॉइज सेट सैलरी इज इक्वल्स टू 90,000 where your employee ID is equal to 5। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे रन करते हैं, वापस से सबको कॉल करते हैं, तो अभी दो जनों की हमारे पास सैलरी 90,000 है। अब मैं वापस से यही वाला कोड रन करती हूँ जहाँ पे हमने ऑर्डर बाय में सैलरी किया है और लिमिट को 1,1 रखा है। इसको अगर हम रन करेंगे, सेकंड हाईएस्ट भी 90,000 है। अगर फर्स्ट हाईएस्ट 90,000 है तो इसके लिए सेकंड हाईएस्ट भी 90,000 है। क्यों? क्योंकि दो जने सेम सैलरीज पर हैं। अब ऐसे केस में दिस मेथड विल नॉट वर्क जहाँ पे देयर आर 2 people और 3 people और 4 people ऑन द हाईएस्ट वैल्यू। उस केस में हमें सेकंड हाईएस्ट इस मेथड से तो नहीं मिल सकता। यहाँ के केस में हम लोग सब क्वेरी या फिर रैंक फंक्शंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि सब क्वेरी के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने बोला कि हमारा मैक्सिमम ऑफ सैलरी जो है फ्रॉम आर एम्प्लॉइज टेबल वो है 90,000। अब हमें क्या चाहिए, सेकंड हाईएस्ट के लिए हम यही तो बोलेंगे कि सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी इज स्मॉलर देन 90,000। कि 90,000 के बाद जितनी भी सैलरीज बची हैं, ठीक है, 90,000 से नीचे जितनी भी सैलरीज चाहिए उसमें से मैक्सिमम निकाल के दो। तो अगर हम निकालते हैं तो अब 87,000 आ रहा है। बट इसके लिए हमें 2 क्वेरीज रन करनी पड़ी, एक मैक्सिमम निकालने के लिए और फिर मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पे पुट करने के लिए, विच इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट, राइट? तो उस केस में ये 90,000 हमारे पास किस क्वेरी से आया? ये 90,000 आया था हमारे पास इस क्वेरी से। तो 90,000 को मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स में रख के रिप्लेस कर दूंगी इस क्वेरी से एंड इसको रन कराएंगे तो विल स्टिल हैव 87,000 गाइस की 90,000 वी गॉट फ्रॉम द मैक्सिमम सैलरी। अब जो हमारे पास बची हुई सैलरीज हैं 90,000 के अलावा,
उसमें से मैक्सिमम सैलरी निकालनी है. तो दैट इज हाउ वी हैव यूटिलाइज सबक्वेरी टू गेट आवर आंसर हियर. I hope this part is clear that how we can utilize subqueries to get the second highest salary. Another one is using rank function, guys. Rank function का use करते हुए भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि select, हमने यहाँ पे everything दिया और rank दे दिया. ठीक है, rank भी नहीं, actually dense rank हमने दिया. ठीक है, क्योंकि अगर rank देंगे तो that would be a problem over here. क्या problem रहेगी वो भी दिखाती हूँ. rank के केस में अगर हमने यहाँ पे salary के लिए rank दी है, that's rank over order by salary in descending order from employees. इसको अगर हम रन कराते हैं तो ये रैंक आ गई. अब दो जनों की रैंक 1 है और अगर मैं बोलूं कि मुझे वहां की रैंक चाहिए जहां पे रैंक इज इक्वल टू 2 तो रैंक है ही नहीं क्योंकि दो जनों की 1 रैंक है. क्योंकि रैंक का काम क्या होता है कि अगर दो जनों की सेम वैल्यू है, 3 जनों की सेम वैल्यू है, तो वो आगे की रैंक्स को स्किप कर देता है. हम नहीं चाहते कि ये रैंक्स को स्किप करे. तो उस केस में व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज कि हम रैंक की जगह पे डेंस रैंक का यूज करेंगे एंड वंस वी रन इट दिस इज द आउटपुट. नाउ वी कैन से कि इसको हम लोग एक सीटी बना सकते हैं या सब क्वेरी बना सकते हैं और इसके अंदर से बोल सकते हैं कि ये जो रैंक फंक्शन है इसको हमने रैंक नाम दे दिया है और इसके अंदर से अब हम लोग बोल सकते हैं कि हमें सिर्फ सैलरी चाहिए फ्रॉम ये जो हमने टेबल क्रिएट करी है. लेट्स से इसका नाम हम ए रख देते हैं वेयर रैंक की वैल्यू इज इक्वल टू 2. तो सैलरी आ गई 87,000. तो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट कि यहाँ पे आप रैंक को भी यूटिलाइज कर सकते हो या फिर सब क्वेरी का यूज करते हुए मैक्सिमम ऑफ सैलरी का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो. So I hope as of now this is clear that how we can get the second highest salary guys. And guys these were the 10 questions जो कि हमें यहाँ पर डिस्कस करने थे. इनके कॉन्सेप्ट्स या इसी टाइप के क्वेश्चंस जो कि दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर लिखे हुए हों वो काफ़ी ऑफन इंटरव्यूज़ के अंदर पूछे जाते हैं. एंड अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आपकी इजीली सॉल्व हो सकती है ड्यूरिंग द इंटरव्यूज एज वेल. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और वीडियोज क्रिएट करें तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मेंशन इट इन आवर कमेंट बॉक्स एज वेल. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.